नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के साइंस टेक्नोलॉजी के पीवाई को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप, डिजी लॉकर और दीक्षा उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं। तो जैसे अगर हम बात करें ना, ओपन सोर्स क्या होता है, मतलब जिसका सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध हो और ताकि कोई भी उसे देख सके या सुधार कर सके, तो ओपन सोर्स। और वर्तमान में देखा जाए तो भारत सरकार क्या करती है, मैक्स टू मैक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पॉलिसी को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार द्वारा बनाए गए अधिकांश बड़े या नेशनल जो प्लेटफॉर्म है, जैसे यूपीआई है, आधार है, कोविन है, इसी नीति पर चलते हैं। और अगर कोई मान लीजिए बहुत बड़ा या जनहित वाला सरकारी प्लेटफॉर्म है, तो वो ओपन सोर्स होने की संभावना उसकी 90% है। और ये चारों हम देखिए ना ओपन सोर्स ही हैं, क्योंकि चारों मतलब देखा जाए तो जनहित के ही हैं, चाहे आरोग्य सेतु ऐप हो, चाहे कोविन हो, चाहे डिजी लॉकर हो, चाहे दीक्षा हो। ठीक है, तो ये चारों के चारों ओपन सोर्स पर आधारित हैं। तो आंसर हमारा क्या है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा डी सही हो गया। ठीक है, ये चारों ओपन सोर्स हैं। और वैसे भी जब इस तरीके के प्रश्न आए, अक्सर यूपीएससी क्या करता है ना, ऐसे प्रश्न जहाँ सरकारी पहलों को एक लिस्ट हो और पूछा जा रहा हो कि क्या ये इस तकनीक पे आधारित है, जैसे एआई पे या ब्लॉकचेन तकनीक पे या ओपन सोर्स का हिस्सा है, तो मैक्स टू मैक्स वो आंसर ऑल ऑफ द एबव ही होता है। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर क्या है, 1, 2, 3 और 4 चारों विकल्प हमारे सही हैं। तो आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा डी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि वेब 3.0 प्रौद्योगिकी ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। तीसरा है कि वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो अगर हम देखें ना, तो पहले क्या आया था, पहले आया था वेब 1.0। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे केवल पढ़ना, जैसे हम नहीं खाली अखबार पढ़ते हैं, तो वो समझो एक तरीके से वेब 1.0 था। अब आ गया फिर दूसरा आया वेब 2.0। तो 2.0 में क्या था ना, इसमें पढ़ना और लिखना दोनों हो गए, रीड और राइट हो गए, जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब। ठीक है, लेकिन मालिक कौन है इंस्टाग्राम और यूट्यूब की, कंपनियां मालिक हैं। अब अगला आ जाएगा, अगला आ गया वेब 3.0, 3.0 आ गया। अब जो 3.0 आया है, इसमें क्या है, इसमें पढ़ना भी है, लिखना भी है और मालिक होना भी है, नहीं रीड राइट ऑन। ठीक है, यहाँ मतलब यूजर ही मालिक भी है। तो ये है वेब 3.0। तो पहला जैसे कह रहा है कि वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों को नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि वो एक तरीके से मालिक ही है, मिलकर ही कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ना जैसे कि देखा जाए कि जैसे आज फेसबुक है, फेसबुक एक केंद्रीय सर्वर द्वारा रेगुलेट होता है, लेकिन वेब 3.0 जो है ना, ये जैसे सोशल नेटवर्क, ये मतलब एक तरीके से ये ब्लॉकचेन तकनीक पे चलता है। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा सही है। और तीसरा कह रहा है कि किसी निगम द्वारा परिचालित नहीं बल्कि लोगों द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित है, तो एकदम सही है। तो तीनों विकल्प हमारे इसमें भी सही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो वेब 3.0 इसीलिए है क्योंकि इसमें रीड राइट और ऑन यानी मालिक भी आदमी है। तो हमारे तीनों आंसर इसके सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है SaaS कार्यकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है SaaS प्रयोक्ता अपनी चल युक्त यानी मोबाइल डिवाइसेज के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। और तीसरा कह रहा है आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल SaaS के रूप हैं। ठीक है, तो देखिए सकता है, सकता होना तो मैक्स टू मैक्स संभावना साइंस हमेशा रहती है विज्ञान में कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि साइंस हमेशा संभावनाओं से मतलब चलता है पूरा। तो देखें तो हमारा जैसे ये पहला विकल्प एकदम सही है, क्योंकि सास का उपयोग करने वाले अपनी पसंद के अनुसार यूजर इंटरफेस जैसे यूआई में थोड़ा बदल सकते हैं और डेटा फील्ड को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप कोई सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो आप उसमें अपनी पसंद का कॉलम जोड़ सकते हैं, तो एकदम सही है। आंकड़ों का बदल सकते हैं, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि स्वास्थ्य प्रयोक्ता अपनी मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं, तो ये भी एकदम सही है, क्योंकि क्लाउड आधारित होता है, सॉस क्लाउड आधारित होता है और इसे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी डिवाइस जैसे लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट से चलाया जा सकता है, तो एकदम आराम से चलाया जा सकता है। तो ये दोनों हमारे सही हैं। तीसरा कह रहा है कि आउटलुक, हॉटमेल जो हैं ये सास के रूप हैं, तो ये सही है एकदम, क्योंकि आपको मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, अब बस ब्राउजर पर ही लॉगिन करके ईमेल कर सकते हैं, तो एकदम सही है। इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करना नहीं पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। तो तीनों उसके उदाहरण हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर इसका भी हमारा डी हो गया। ठीक है, मतलब एक क्लाउड होता है ना, क्लाउड मतलब आपको कुछ चाहिए तो आप गए और वहाँ से आपने यूज़ कर लिया, ना तो आपको उसके लिए ऐप डाउनलोड करना है ना कुछ, तो उसी सिस्टम को बोलते हैं ना सास, मतलब इसके लिए सास शब्द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सर्विस के रूप में वो प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे तीनों सही है।
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जन संचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, पहला हमारा है कि अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोशन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रह का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन करने के लिए किया जाता है। दूसरा कह रहे कोई अंतरिक्षयान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। तीसरा कह रहे कोई मिसाइल के परिता किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। और चौथा कह रहा है कि कोई अंतरिक्षयान किसी धूमकेतु के साथ साथ उसी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संपरिचित्रित स्थापित करता है। तो अगर हम बात करें ना कि ये प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली है क्या, तो जैसे ना होता कि कोई मिसाइल है और मिसाइल क्या होती है पृथ्वी के परिता मतलब किसी मतलब ऐसे समझिए आप कि जैसे आमतौर जैसे समझिए कि आमतौर पे क्या होता है जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या है अग्नि-5 है, अग्नि-5 वो कैसी मिसाइल है ICBM है, ICBM मिसाइल है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अब जब ये इन मिसाइलों को छोड़ा जाता है तो जैसे मान लीजिए ये लक्ष्य है और यहाँ से छोड़ी गई तो ये ऐसे जाती हैं, परवलयाकार रास्ता बनाती हैं। ठीक है, ऐसा रास्ता बनाती हैं। अब क्या होता है कि जब ये तो क्या होता है कि अंतरिक्ष होते हुए सीधे लक्ष्य पर गिरती हैं, जैसे ये गई एकदम ऊपर जाके अंतरिक्ष में गई और सीधे लक्ष्य पर गिर गई। ठीक है, लेकिन इस मिसाइल में क्या होता है कि पहले पृथ्वी के नीची कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में डाला जाता है। इस प्रभावी कक्षीय बमबारी प्रणाली के तहत क्या किया जाता है कि पहले इस मिसाइल को लो अर्थ ऑर्बिट में डाला जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग सैटेलाइट को डाल देते हैं। ठीक, फिर क्या होता है कि वह मिसाइल पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी इस मिसाइल को क्या किया गया कि जैसे ये पृथ्वी है इसको पहले लो अर्थ ऑर्बिट में डाल दिया गया, जिससे आराम से चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है मिसाइल, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक है, और जब यह अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाती है, जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर डालना है और यहाँ से छोड़ी गई थी तो घूमते हुए लो अर्थ ऑर्बिट में थी और जैसे यहाँ पहुंची, ठीक है, तो क्या करेगी अपने लक्ष्य पर पहुंचेगी तो वहीं से क्या होगी तब ये अपनी कक्षा छोड़ देगी और नीचे आके यहाँ जहाँ इसका लक्ष्य वहाँ गिर जाएगी, यानी वहाँ विस्फोट कर देगी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा क्या होता है क्योंकि यह कक्षा में पर घूम कर आती है और जब घूमती है तो दुश्मन का रडार इसको ना ट्रैक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अभी हाल में क्या हुआ था, मतलब जिस समय ये प्रश्न आया था चीन ने इस तकनीक का प्रयोग किया था, जिससे उस तकनीक को ही मतलब प्रभावी कक्षीय बमबारी प्रणाली बोला गया था। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे नॉर्मल क्या होता है कि जब नॉर्मल सैटेलाइट मिसाइल छोड़ी जाती है, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो इस तरीके से जाती है। ठीक है, अब इस तरीके से जाएगी तो सपोज करिए किसी देश का रडार सिस्टम है वो उसको ट्रैक कर लेगा और यहाँ रास्ते में ही खत्म कर देगा। ठीक, लेकिन इस तकनीक का प्रयोग करने के बाद क्या होगा कि इसको जब छोड़ा जाएगा पृथ्वी से, मान लीजिए यहाँ छोड़ा गया तो ये सीधा जाएगी लो अर्थ ऑर्बिट में और जाके पृथ्वी का चक्कर काटेगी और चक्कर काटने के बाद जैसे ही अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंचेगी वहाँ से नीचे के लिए आ जाएगी और लक्ष्य पे गिर जाएगी, यानी इसको ट्रैक करना कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली। तो किसमें किया जाता है? कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्याग देती है, वहाँ गिर जाती है। तो आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, तो पूरी ये इसी पे ये आधारित है, आंसर हमारा सी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा प्रश्न कि क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है? क्लाउड सेवाओं में, क्वांटम संगणन में, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी में, बेतार संचार प्रौद्योगिकी में। तो नाम है क्यूबिट, और जैसे हम सामान्य कंप्यूटर जानकारी किस में होती है? बिट्स में होती है। बिट्स 0 या 1 की प्रोसेस करता है। वैसे ही जो क्वांटम कंप्यूटर जानकारी होती है वो क्यूबिट में होती है। तो ये एक सेकेंड, जो क्वांटम कंप्यूटर होता है इसकी जानकारी किस में होगी? क्यूबिट में होगी। और क्वांटम कंप्यूटर कहाँ? ये है संगणन, इंग्लिश में कंप्यूटर बोलते हैं ना, तो ये आंसर हमारा बी है इसका। ठीक है, तो बिट होता है तो वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और क्यूबिट में क्या होता है कि एक साथ 0 और 1 दोनों एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्न किस प्रसंग में होता है? क्वांटम कंप्यूटर के लिए होता है। ठीक है, एक तरीके से ये एक इकाई है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा बी हो गया। बाकी अगर देखा जाए जैसे क्लाउड जो सर्विस है ये डेटा स्टोर के लिए होती है, जैसे अभी हमने सास पढ़ा था ये उसके लिए होता है, तो ये नहीं है। दूसरा क्या है? दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी, तो ये भी नहीं है। वाईफाई लाईफाई की बात कर रहा है, लाइट फिडिलिटी जो होता है ना, जिसके प्रकाश के माध्यम से हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बांटते हैं। और बेतार संचार ये 5G वगैरह, ये ब्लूटूथ इसकी बात कर रहा है, ये भी नहीं है। तो क्यूबिट कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। इससे कौन से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है? क्वांटम कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो आंसर हमारा बी है। ठीक है, ये शब्द सही समझ में आ रहा था। अगला है कि निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है निकट परिपथ क्लोज सर्किट टेलीविजन, दूसरा कह रहा है रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, तीसरा कह रहा है बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। उपरोक्त में से कौन सी लघु परास युक्तियाँ यानी प्रौद्योगिकी मानी गई हैं? यानी लघु परास मतलब कि जैसे हम क्या कहेंगे इसको, लघु परास के लिए शब्द क्या कहेंगे? जो नज़दीक से होता है, निकट सर्किट, क्लोज सर्किट बोलेंगे इसके लिए हम, क्लोज सर्किट बोलेंगे। तो जैसे क्लोज सर्किट लिखा हुआ है तो कह रहा है कि
कौन कौन सी लघुपरास पे काम करती हैं, जानी जाती हैं। तो जैसे पहला है क्लोज सर्किट में टेलीविजन, तो एकदम सही बात है, क्योंकि यह एक सीमित क्षेत्र जैसे घर में होगा या ऑफिस में होगा या एक बिल्डिंग में होगा, तो वहीं से सिग्नल प्रसारित करता है, इसकी रेंज बहुत कम होती है, तो एकदम सही है। दूसरा करें रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, तो ये भी सही है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम लोग नहीं RFID तकनीक सुने, RFID तकनीक होती है, वो रेडियो तकनीक पर ही आधारित है। ठीक है, इसका उपयोग हम फास्टैग वगैरह में करते हैं, जो कार नहीं लगाता है टोल के लिए फास्टैग वगैरह, उसमें प्रयोग होता है, तो ये भी एक तरीका क्लोज सर्किट ही है। ठीक है, तीसरा कह रहा है बेतार स्थानीय नेटवर्क, तो ये भी क्लोज सर्किट ही है, जैसे वाईफाई हो गया, उसकी एक रेंज निश्चित होती है, जैसे 100 मीटर हो गई, एक निश्चित रेंज है, तो ये भी क्लोज सर्किट है। तो तीनों के तीनों ही क्लोज सर्किट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा डी है। साइंस में मैक्स टू मैक्स आंसर डी होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि जेब परत यानी बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरेपों में पर बन सकती है। दूसरा कह रहा है जेब परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। और तीसरा कह रहा है जेब परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। तो जब शक्ति हो ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि साइंस टेक में और आपको करना ही है, अटेम्प्ट करना ही है आंसर ना, तो शक्ति में सारे सही मारिए, और इसका भी आंसर डी है, सारे के सारे सही हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें, पहला कह रहा है कि बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय अंतरेपों में बन सकती है। तो बायोफिल्म क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया का एक समूह होता है जो किसी सतह पर चिपक जाता है, जब शरीर में कोई भी मेडिकल इम्प्लांट जैसे कि पेसमेकर या कृत्रिम जोड़ा जाएगा तो डाला जाता है, तो बैक्टीरिया वहाँ चिपक कर अपनी परत बना लेते हैं। तो एकदम सही बात है, ये चिकित्सीय अंतरेपों पर बन सकती है, मतलब बिल्कुल चिपक सकती है। दूसरा कह रहा है कि जे परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि जैसे 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 नहीं होता किचन काउंटर है या पाइपलाइन है, ठीक है, खुद खाने के सामान वहाँ जो खाने वाला सामान है वहाँ बैक्टीरिया चिप नहीं, वो रात परत बना लेते हैं अक्सर, खाद्य जो नहीं बना देते हैं, फूड खराब हो गया, ठीक है, तो वो बना सकते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जेब परत प्रतिजैविक प्रतिदर्शों को दर्शा सकती है, तो ये भी सही है कि बायोफिल्म क्या होता है कि भीतर बैक्टीरिया एक सुरक्षात्मक कवच बना लेते हैं, इसके कारण एंटीबायोटिक दवाएं जो हैं उन पर बेअसर हो जाती हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना वो, तो बेअसर हो जाती हैं और सामान्य बैक्टीरिया की तुलना में ये 1000 गुना अधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं, तो ये भी सही है। जैसे नहीं होता, कहते हैं हम दवाइयों के खिलाफ इन्होंने एक वो बना लिया एंटीबायोटिक, कहते हैं ना, बना लिया कि उन्होंने जो उसमें दवाई काम ही नहीं कर रही, एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही है, तो यही ये बोल रहा है। अब इसका इंग्लिश होता तो पता चला आसानी हो जाती, तो तीनों हमारे सही हैं। ठीक है, तो तीनों सही हैं, तो आंसर इसका भी डी हो गया। ठीक है, क्योंकि बायोफिल्म जो है ना ये हर जगह हो सकता है, मतलब क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया लगभग आप खुद ही सोचिए, कॉमन सी बात है कि मैक्स टू मैक्स हो ही सकता है, हर जगह हो ही सकता है, तो आंसर हमारा डी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, फिर आ गया प्रोबायोटिक। कह रहा है कि प्रोबायोटिक्स यानी प्राजैविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि प्राजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों में बने होते हैं। दूसरा कह रहा है प्राजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नाली में नहीं हो पाए जाते हैं। और तीसरा कह रहा है कि प्राजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। उपरोक्त में से कौन से ऐसे सही है? तो पहला कह रहा है प्राजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों बन सकते हैं, तो एकदम सही है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है ना, प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो दही में पाए जाते हैं और कुछ लाभकारी ईस्ट होते हैं। ठीक है, तो प्रोबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है, तो सही है। दूसरा हमारा गलत है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि प्रोबायोटिक जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर के आहार नाल में जैसे गट्स में प्राकृतिक रूप से पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो हम बाहर से केवल इन्हें नहीं, बाहर अंदर से भी मतलब वो होते ही होते हैं, तो दूसरा हमारा गलत है। तीसरा कह रहा है कि प्राजैविक दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं, तो एकदम, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कई दुग्ध शर्कराएं होती हैं जो तोड़ने में मदद करते हैं, प्राजैविक ये मतलब प्रोबायोटिक दूध को तोड़ने में मदद करते हैं, तो ये भी सही है हमारा, तो 1 3 सही है। दूसरा हमारा गलत है, क्योंकि ये ऐसा बोला ना नैसर्गिक रूप से नहीं, प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ मतलब उनको बना आर्टिफिशियली होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। हम जानते हैं हमारे पेट में बहुत तरह के गुड बैक्टीरिया, पेट बैक्टीरिया पहले से पाए जाते हैं, तो ये तो एकदम एक्सट्रीम बात होगी, तो दूसरा हमारा गलत हो गया, पहला और तीसरा हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए अपना देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये उस समय का करंट अफेयर प्रश्न था। तो कह रहा है कि भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। दूसरा कह रहा है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोग वाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। और तीसरा कह रहा है कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे सही है? तो पहला हमारा जो है वो गलत है, क्योंकि कोविशील्ड जो है ना वो mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके नहीं बनाई गई, ये वायरल वेक्टर मतलब वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया, ना कि mRNA पर बनाया गया। और भारत में mRNA वैक्सीन जो है ना वो एक दूसरी है, इसका नाम पता नहीं कैसे लिखेंगे, जीमोकोवैक 90 करके है, वो mRNA पे है, लेकिन कोविशील्ड जो है वो वेक्टर वायरल वेक्टर पे, ना कि इस पे है। तो पहला हमारा गलत होगा, तो देखिए आंसर अपने आप पहुंच जाएंगे, पहला गलत है, आंसर 2 और 3 हमारा सही है। स्पुतनिक एकदम सही है, क्योंकि स्पुतनिक एक वायरल वेक्टर आधारित वैक्सीन है। ठीक है, यह 2 अलग अलग
एंडोवायरस वेक्टर का उपयोग करके बनाई गई है। और तीसरा है कोवैक्सीन, एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है, तो ये भी सही है क्योंकि कोवैक्सीन और एक इनएक्टिवेट पैथोजन पर आधारित वैक्सीन है, इसमें मृत वायरस का उपयोग करके शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया गया था। तो दूसरा भी, अब तीसरा भी हमारा सही है, तो 2 और 3 सही है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि यदि कोई मुख्य सौर तूफान, सौर प्रजला पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे। यानी सौर से जो उठती हैं ज्वालाएं उठती हैं, अगर वो पृथ्वी पर पहुंचेंगी तो क्या क्या हो सकता है। तो पहला कह रहा है कि जीपीएस यानी में और नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। दूसरा कह रहा है कि विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती है। तीसरा कह रहा है कि बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। चौथा कह रहा है पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों में तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। पांचवा कह रहा है कि ग्रह के अधिकांश हिस्से में दावाग्नि आग की घटनाएं हो सकती हैं। छठा कह रहा है उपग्रह की कक्षाएं विक्षिप्त हो सकती हैं। सातवां कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों में के ऊपर उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। तो ये चीज़ें जैसे बोल रहा है ना कि अगर सौर प्रजला पृथ्वी पर पहुंचेंगी तो क्या क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए ना, एक जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, कह रहा है कि विषुवतीय क्षेत्र में सुनामी आ सकती है। सुनामी हमको पता है कैसे आती है, ये लपटों से नहीं बल्कि किससे आती है, समुद्र या जो नहीं होता प्लेटों के खिसकने इस तरीके से, या ज्वालामुखी उस तरीके की चीज़ों से होती है, ना कि ये सौर प्रजलाओं से होती है। तो जैसे हम अपने ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये ऑप्शन नंबर 2, हाँ ऑप्शन 2 को काटेंगे, देखिए हम अपने आंसर तक पहुँचेंगे। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट, हमारा सी आंसर आ गया। ठीक है, सी सही हो गया। तो क्या सही, 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 5 फिर गलत है। 5 क्या कह रहा है कि ग्रह के अधिकांश है, अब आग भी नहीं लगेगी, इससे आग क्यों लग जाएगी, तो ये भी गलत है। ठीक है, अगर अब कोई 5 पहचानता तब भी हम उत्तर तक पहुंच जाते। तो थोड़ी एक्सट्रीम बात जहाँ पे हो उसको हटा देंगे तो उत्तर तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा सी हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बीटा कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। पहला कह रहा है कि वे शरीर में पर्यावरणीय एलर्जनों से संरक्षित करती हैं, एलर्जी से बचाती हैं। दूसरा कह रहा है वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती हैं, कम करती हैं उसको। तीसरा कह रहा है वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती हैं। और चौथा कह रहा है वे शरीर के रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। तो देखिए याद रखिए, जो होती है ना, ये बी और टी जो सेल होती हैं, इनको ऐसे याद रखिए कि जो बी सेल होती हैं, एक सेकेंड, जो बी सेल होती हैं, बी सेल बुलेट तरीके से काम करती है। बुलेट क्या होती है, एंटीबॉडीज। ठीक है, जैसे बंदूक में बुलेट निकलती है, वैसे ही बी कोशिकाएं हमारे शरीर में एंटीबॉडी की गोलियां चलाती हैं ताकि दुश्मनों कीटाणु दूर रहें और मर जाएं। और टी सेल क्या करती हैं, टर्मिनेटर जैसे करती, डायरेक्ट खत्म कर देती हैं। यानी ये टर्मिनेटर की तरह होती हैं, सीधे संक्रमित कोशिकाओं के पास जाकर उन्हें खत्म कर देती हैं। ठीक है, तो ये दोनों इस तरीके से याद रखिए। तो अगर हम देखें तो जैसे हमारा बी कोशिकाएं जो होती हैं, ये क्या करती हैं कि ये रक्त में एंटीबॉडी बनाती हैं जो वायरस और बैक्टीरिया जैसे बाहरी आक्रमणकारियों को पहचान कर उनको खत्म करती हैं। और टी कोशिकाएं क्या करती हैं, सीधे संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं और बी कोशिकाओं को एंटीबॉडी बनाने में मदद करती हैं। तो दोनों का मुख्य कार्य क्या है, शरीर में संक्रमण और बीमारियों से बचाना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि बे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है, यानी डी हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब ये जैसे अब ये कह रहे हैं ना, ये दिया है एलर्जी, तो एलर्जी के लिए जो होता है ना, ये मास्ट सेल और एक एंटीबायोटिक जिम्मेदार होता है, ना कि ये जिम्मेदार होती है। और दर्द सूजन के लिए रसायन होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। और अगला कह रहा है कि प्रतिरक्षा निरोध की तरह काम करती हैं, तो ये भी नहीं है। तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम के लिए होता है, ये भी नहीं है। तो आंसर हमारा डी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है, यानी मतलब किसके डीएनए बारकोडिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। पहला कह रहा है कि किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। दूसरा कह रहा है कि समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। और तीसरा कह रहा है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में आवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला देखिए ना, पहला कह रहा है किसी पादप या प्राणी की आयु आकलन। और हम जानते हैं कि अगर हमको किसी की आयु जाननी है तो हम उसके लिए तो या तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, और अगर पौधा होता है तो उसके लिए वो रिंग गिनना, उसके पौधे की बलों को गिनना होता है। तो पहला हमारा तो गलत, पहला गलत हुआ। तो देखिए ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तीसरा हमारा सही हो गया। अब पहला दूसरा क्या कह रहा है, अब मान लीजिए किसी को तीसरा नहीं पता, मुझे लगता हो कि यार ये थोड़ा अजीब सा मुझे नहीं पता है, तो दूसरा देखिए, दूसरा आसानी के साथ आप सभी को पता है कि समान दिखने वाली प्रजातियों की भिन्नता जानने के लिए, तो हम जानते हैं डीएनए के लिए, पितृत्व जानने के लिए किया जाता है, ये सब जानने के लिए किया जाता है। तो दूसरा हमारा सही हो गया। तो दूसरा इसमें भी है, इसमें है, तो दूसरा तीसरा सही हो गया। ये अकेला 3 था तो ये भी सही हो गया। 2 और 3 हमारे सही हो गए। ठीक है, तो डीएनए जैसे होता है ना, डीएनए का उपयोग जो होता है, ये बार कोडिंग का उपयोग जैसे नहीं होता, पहचान के लिए होता है। तो ये उम्र बताने के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए कार्बन डेटिंग होता है, वो तो बता ही दिया मैंने। ठीक है, और तो वही है। बाकी ये समान दिखने वाले जीवों को पहचान करने के लिए तो उसका होता ही है, और प्रासंगिक खाद्य पदार्थों के लिए भी पहचानने के लिए होता है। ठीक है,
तो जैसे अगर हम देखें, अगर खाने में मिलावट कर दी जाए, जैसे कि किसी मांस में दूसरे जानवर का मांस मिला दिया जाए, तो एक तरीके से ना, तो उसकी हम पहचान कर सकते हैं डीएनए बारकोडिंग के माध्यम से। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं। क्लास ठीक ठाक लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, जरूर शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा। धन्यवाद।